अपने पर ये है बांग्लादेश की संसद और संसद को हम लोकतंत्र की मंदिर मानते हैं, लेकिन बांग्लादेश की इस वक्त की जो समस्याएं हैं वो सब जुड़ी हुई हैं संसद में चुन कर जाने वाली प्रक्रिया प्रणाली से, यानी चुनावों से। नमस्कार, आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और ढाका के हालात पर हम आप तक रिपोर्ट्स पहुंचा रहे हैं। बांग्लादेश में 5 अगस्त को शेख हसीना, जो कि यहाँ की प्रधानमंत्री थी, आवामी लीग की मुखिया हैं, उनका तख्ता पलट हो गया। जन आंदोलन के बाद वो मजबूर हुई कि अपना इस्तीफ़ा देकर यहाँ देश छोड़कर उन्हें एक तरीके से भागना पड़ा और हवाई रास्ते से वो जा पहुँची दिल्ली के गाज़ियाबाद के हिंडन एयर बेस में। फ़िलहाल वो भारत में ही हैं, लेकिन सवाल खड़े हो रखे हैं कि बांग्लादेश की भविष्य में अब क्या होगा, आगे चलकर किस तरह के बांग्लादेश के निर्माण की उम्मीद कर रहे हैं यहाँ के वो छात्र जो सड़कों पर निकले थे आंदोलन करने के लिए, जिनमें से कईयों की जान गई। आधिकारिक रूप से अगर देखें तो कम से कम 300 छात्रों की जान गई इस आंदोलन के दौरान, जिसकी शुरुआत हुई थी एंटी डिस्क्रिमिनेशन कोटा मूवमेंट के खिलाफ कि सरकारी नौकरियों में जो कोटा था 1971 में देश को आज़ादी दिलवाने के लिए जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी थी, उनके बच्चों के लिए, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए जो कोटास है, उस कोटास को ख़त्म करना चाह रहे थे। और बेरोज़गारी की जो लगातार स्थिति बनी हुई थी, उसके बाद से ये जो प्रोटेस्ट हैं जो शुरू हुए, उनको लेकर कई तरह के टैग्स लगाए गए आवामी लीग सरकार की तरफ से। कहा गया कि भाई ये छात्र जो हैं दरअसल एक फ्रंट है, इनके पीछे या तो षड्यंत्र है अमेरिका का, या इनको समर्थन दिया हुआ है विपक्षी बीएनपी और रैडिकल जो उनकी साथी हैं जमात, जिसे पहले डी-रिकॉग्नाइज़ किया था कुछ सालों पहले आवामी लीग ने, और उसके बाद अभी उसे बैन कर दिया गया था, 1 अगस्त को प्रतिबंधित कर दिया गया था। कई सारे मोड़ आए इस आंदोलन के दौरान, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जब मैं ढाका में हूँ, ज़मीन पर लोगों से बात कर रही हूँ, कुछ चीज़ें जो साफ़ हैं। एक हवा जो खड़ा किया गया कि बांग्लादेश की सड़कों पर बेहद असुरक्षित माहौल फ़िलहाल है, ऐसा अभी नहीं है। अब अगर आप ढाका आते हैं, यहाँ आप देखेंगे कि इंस्टीट्यूशंस खुले हुए हैं, खचाखच भीड़े हैं। देखिए स्कूल भी खुले हुए हैं, छात्र आपको नज़र आएंगे यूनिफॉर्म्स में अपने स्कूल कॉलेज जाते हुए, और लोग काम पर वापस लौटे हैं। ढाका अपने ट्रैफिक के लिए मशहूर बताएं हम या बदनाम बताएं, वो ट्रैफिक सड़कों पर वापस लौट आई है। कहीं पे भी ट्रैवल करने के लिए आपको बहुत वक्त लगेगा। दूसरी बात, देखिए इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि छात्रों के अंदर भयंकर गुस्सा था शेख हसीना को लेकर, और इस गुस्से के लिए सबसे जो बड़ी वजह थी, जो बार बार सामने उभर कर आ रहा है, कि लोगों के जो अधिकार हैं, वो आज़ादी बोलने की आज़ादी हो, वो आज़ादी हुक्मरानों से सवाल पूछने की आज़ादी हो, या सबसे बड़ी बात है कि वो आज़ादी एक लोकतंत्र में साफ सुथरे तरीके से वोट डालने की आज़ादी हो। लोगों को लग रहा था कि ये सारे अधिकार उनके छीन लिए गए हैं, और इस साल जनवरी में जब देश में चुनाव हुए, उन चुनावों को साफ तौर पर डमी चुनाव कहा जा रहा है। इसके पहले के भी जो चुनाव हुए थे वो भी विवादित थे, और उसमें भारत की भूमिका को लेकर खास करके बहुत गुस्सा है, क्योंकि इनको लगता है कि शेख हसीना अगर 15 साल से ज़्यादा वक्त तक एक तरीके से यहाँ पर रूल कर रही थी, तो उन्हें भारत की ब्लेसिंग्स हासिल हो रखी थी। G20 शिखर वार्ता के दौरान याद दिला दूँ, अक्टूबर में पिछले साल जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आए हुए थे, तो वो तस्वीरें याद कीजिए कि नरेंद्र मोदी साहब शेख हसीना जी और बाइडेन को मिलवा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने हमेशा से ही बांग्लादेश के चुनावों को नकारा है। वो शेख हसीना से खुश नहीं थे, जिसे लेकर एक बात ये भी चलती है कि क्या ये पूरी अमेरिकन कंस्पिरेसी थी टॉपल करने की। सेंट मार्टिन आइलैंड्स पर अमेरिका की नज़र है, और वो जो है इस पूरे मामले की लड़ाई के जड़ में है। कॉन्स्पिरेसी थियरीज़ को अलग कर दीजिए, जो मूवमेंट जनता स्टार्ट करे उसे स्वीकार कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। और यहाँ के लोगों को लगता है कि भारत के रिश्ते लोगों से होने चाहिए, उनको प्राथमिकता दीजिए, किसी एक शख्सियत, किसी एक इंडिविजुअल को आप मत दीजिए।
तो आप विपक्ष के साथ भी कम्युनिकेशन चैनल खोल रखिए। और यहाँ पे शुरुआत में इस आंदोलन के बाद जब शेख हसीना भारत लौटी, इंडियन मीडिया जो यहाँ पर पहुँची, टेलीविज़न मीडिया ने जमकर दिखाया कि हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है। देखिए, जाने जहाँ तक हिंदू टारगेट्स की हैं, आधिकारिक रूप से 4 गई हैं। खुद जो हिंदू समितियां हैं उनके लोग कह रहे हैं कि शायद 7 लोगों तक की जान गई है, वेरिफिकेशन हो रहा है। लेकिन हाँ, बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स वो टारगेट हुए हैं, लोगों के घर जलाए गए हैं। और इसमें से काफ़ी हद तक जो है ये मामले अब लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े हुए हैं, एक्सटॉर्शन का मामला बन गया है, सिर्फ रिलीजियस एंगल नहीं है। वो लोग जो वैंडलिज्म कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि एक मौका है, तो जाकर ऐसे कई जो वल्नरेबल कम्युनिटीज़ हैं उनको जाकर धमकियां देने की भी खबरें आ रही हैं कि आप या तो हमें इतनी सारी ब्राइब दे दो, घूस दे दो, या आपके खिलाफ कुछ केस कर दिया जाएगा, कोई कानूनी मामला जड़ दिया जाएगा, या कोई हमला भी हो सकता है आपके बिजनेस इंटरेस्ट्स के खिलाफ। और ये सारी चीज़ें ज़्यादातर गाँव में हुई हैं, ढाका से बाहर हुई हैं। ढाका में मोरलेस जो हिंदू लोग हैं जिनसे हमने बात की हैं वो खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, लेकिन अंदर खाने चिंताएं ज़रूर हैं कि आगे चलकर क्या होगा, धर्मनिरपेक्ष सरकार ही वापस आएगी या नहीं। सबसे ज़रूरी बात है कि अब बांग्लादेश में अगले चुनाव कब होंगे। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस जो ग्रामीण बैंक के फाउंडर रहे, नोबेल पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया था उनकी माइक्रो फाइनेंस के क्षेत्र में काम के लिए, वो अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइज़र हैं। अब उनकी देख रेख में जो कैबिनेट बनी है, जिसमें 2 स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स भी शामिल हैं, नाहिद इस्लाम, उनको इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की जिम्मेदारी दी गई है, महज 26 साल के हैं। और जो इस वक्त कानून मंत्री हैं, एडवाइज़र हैं, वो शख्स हैं जिन्होंने स्टूडेंट मूवमेंट को शेप अप किया था। तो चुनाव कब होते हैं? 6 महीने से 2 साल तक का वक्त भी लग सकता है। पिछली दफ़ा जब ऐसी स्थिति बनी थी बांग्लादेश में, एक टेक्नोक्रेट सरकार आई थी, तो 2 साल लग गए थे चुनाव होने में। कहने को तो यही कहा जा रहा है कि चुनाव जल्द करवाएंगे, लेकिन इस वक्त लोगों का भरोसा नहीं है और जुडिशरी को लेकर बहुत चिंताएं जताई जा रही हैं, क्योंकि निश्चित रूप से हमने देखा यहाँ पर बांग्लादेश की पुलिस वो अपने स्टेशन छोड़कर चली गई थी, उन्होंने काम करना बंद कर दिया था, उन पर हमले हुए थे क्योंकि उन पर आरोप लगे कि आप लोगों ने गोलियां चलाई छात्रों पर, आप अवामी लीग के साथ खड़े थे। बांग्लादेश आर्मी ने बहुत साफ साफ कह दिया था कि हम प्रोटेस्ट में वी विल ओनली बी क्वाइट ऑब्जर्वर्स, हम स्टूडेंट्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। जुडिशरी के भी अगर मामले देखें, ऐसे मामले आ रहे हैं जहां कुछ ऐसे जजेस जिनको देखकर लोगों का परसेप्शन है या जिन पर आरोप है कि आप पिछली रिजीम को सपोर्ट कर रहे थे या उनके दौरान आप अपॉइंटमेंट्स की गई थी, आपकी नियुक्ति की गई थी, उन्हें भी पकड़ा जा रहा है। जो लोग बांग्लादेश छोड़कर जाना चाह रहे हैं उनको अरेस्ट किया जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट में लाया जा रहा है। अवामी लीग के तमाम नेता इस वक्त या तो अंडरग्राउंड हैं, कुछ के खिलाफ वारंट्स हैं, कुछ अरेस्ट हो चुके हैं, कुछ जो है बहुत सारे अब लीगल मामले फेस कर रहे हैं। तो बांग्लादेश के सामने जो ज़रूरी सवाल इस वक्त हैं कि इस संसद की रौनक वापस कब लौटेगी, और जब चुनाव होंगे तो वो क्या साफ सुथरे, पारदर्शी और विश्वसनीय होंगे, जिनको लेकर सबसे ज़्यादा गुस्से का गुबार फूटा। क्या एक ये जो बदले की राजनीति है बांग्लादेश में, कभी बीएनपी तो कभी अवामी लीग, वही सिलसिला जारी रहेगा या ये सिलसिला बदलेगा? जो अल्पसंख्यक हैं, काफ़ी सारे ऐसे मामले हुए हैं जहां मुस्लिम जो यंग छात्र हैं उन्होंने आकर अपने हिंदू दोस्तों की प्रोटेक्शन की है, मंदिरों को प्रोटेक्ट किया है, लेकिन क्या जो अब नियुक्तियां होंगी उनमें अल्पसंख्यकों को अधिकार मिलेगा या उन नियुक्तियों को भी साथ में कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकेगा? बहुत सारे सवाल इस वक्त मुबाहें खड़ी हैं, नहीं पता। सबसे ज़रूरी होगा कि बांग्लादेश के लोगों को अपने वोट करने की शक्ति वापस मिले, नहीं तो जो लोग अभी तक सड़कों पर आए, जिनकी ज़िंदगियां बुझा दी गई, शायद ये पूरी की पूरी व्यवस्था को बदलने में अगर वो नाकाम होते हैं तो आगे ये तूफ़ान जारी रहेगा, अलग अलग रूप में, अलग अलग स्वरूप में। ढाका में संसद के सामने मैं स्मिता शर्मा।